हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आप सब बहुत अच्छे होंगे मुझे पता है, और अब तो और अच्छे हो गए होंगे क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के पूरी तरीके से रिज़ल्ट की डिक्लेरेशन हो चुकी है। और अब जो बच्चे क्लास 10th में थे पास होकर के 11th में आ चुके हैं, और जो 11th में थे वो तो पहले से ही 12th में थे। तो अब हमें क्या करना है, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है, बिल्कुल बोर्ड के हिसाब से ही तैयारी करनी है। जो 10th में थे बच्चे वो अभी सोच सकते हैं कि अब इस बार तो बोर्ड दिया है, अब अगली बार थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि आपने बोर्ड दिया नहीं है और आपकी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो इसलिए आपको क्या करना है, क्लास 12th की तैयारी को क्लास 11th से ही स्टार्ट कर देना है। क्लास 11th और 12th की हर सब्जेक्ट, मैं केवल मैथ्स की बात नहीं कर रही हूँ, हर सब्जेक्ट आपस में इंटर रिलेटेड है। तो इसलिए आपको क्या करना है, दोनों चीज़ों को साथ में तैयार करते हुए चलना है। अगर आप क्लास 11th को अच्छे से समझ और पढ़ लेंगे तो क्लास 12th में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सौम्या मैथ्स क्लासरूम आपको फ्री में 11th और 12th क्लासेस की फ्री मैथ्स क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है। तो प्लीज़ जल्दी से ज़्यादा बच्चों को अपने साथ में जोड़िए अपने चैनल में और पढ़ाई स्टार्ट करिए। हम अपने क्लास 11th की मैथ्स को पढ़ रहे थे, इसमें हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है और हम अपनी अगली क्लास की तरफ बढ़ चुके हैं। तो हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी आज लगभग ख़त्म होने वाला है। इसके बाद में उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद में बस एक ही क्लास आपको और करनी पड़ेगी और उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज आपको क्या पढ़ना है, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस पढ़ना है। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस यानी कि वास्तविक फलनों का बीजगणित। अब मैंने आपको कल बताया था, पहले हम अपना टॉपिक नोट करते हैं, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। ओके, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि वास्तविक फलन कौन होते हैं, यानी फलन कौन सा ऐसा फलन होता है जिसे हम वास्तविक कह सकते हैं, या कौन सा मैथमेटिकल ऐसा एक्सप्रेशन हो सकता है जिसे हम फलन कह सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम दो सेट लेते हैं, कोई भी दो सेट होते हैं, एक का नाम ए होता है एक का बी। अब इनमें हम क्या कहते हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है, जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, कार्तीय गुणन करते हैं, तो उससे हमको एक रिजल्टेंट सेट मिलता है। उसमें हर चीज़ x, y के फॉर्म में दी होती है, जिसमें से x a से बिलोंग करता है और y b से बिलोंग करता है। तो x, y में क्या होता है, इसे हम प्रांत कहते हैं, जबकि इसे हम परिसर कहते हैं। वास्तव में इसे हम परिसर नहीं कहते, प्रतिबिंब कहते हैं। यानी x हमारा प्रांत कहलाता है और y प्रतिबिंब कहलाता है। और सही पूछे तो x भी आपका प्रांत नहीं है, x से मिलकर के बने हुए जो समुच्चय है, यानी कि x के कई मान आएंगे। यहाँ x, y आपको एक दिखाया गया, पर ऐसा क्या होगा, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 ऐसे करके x और y के कई मान आएंगे। तो जब हम सभी x के मानों को चुनकर एक समुच्चय बनाएंगे, एक सेट बनाएंगे, तो वही हमारा प्रांत के नाम से जाना जाएगा। और जब सभी प्रतिबिंबों यानी सभी y को जोड़ करके एक सेट तैयार करेंगे तो वही हमारा परिसर कहलाता है। तो प्रांत और परिसर में क्या होता है, अगर एक प्रांत का केवल और केवल एक ही परिसर दिया हुआ हो, यानी हमारी रिलेशन, हमारा संबंध कुछ इस तरह से व्यक्त किया गया हो कि एक प्रांत के लिए केवल एक या एक ही परिसर हो, तो क्या होता है, वो जो हमारा रिलेशन होता है, जो हमारा संबंध होता है, वो फलन होता है। यानी कि कोई भी संबंध तभी फलन हो सकता है जब उसके अंदर दिए हुए हर प्रांत के लिए एक और केवल एक ही परिसर हो, अन्य परिसर ना हो। जैसे कि मान लीजिए रिलेशन में 1, 2, 2, 3, 3, 4 आ रहा है। अब आप देख रहे हैं x का मान यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x का मान 2 है, यहाँ पर x का मान 3 है। अब यहाँ पर x के मान के लिए y का मान क्या है, 2 है। यहाँ पर 2 के लिए y का मान क्या है, 3 है। और यहाँ पर 3 के लिए क्या है, 4 है। यानी यहाँ पर x का मान 1 है, 1 के लिए y का मान 2, यहाँ x का मान 2 है, 2 के लिए y का मान 3 है, यहाँ पर x का मान 3 है और 3 के लिए y का मान 4 है। अब
तो इसका मतलब क्या है, हर प्रांत के लिए एक अलग परिसर है, यानी कहीं पे भी दो प्रांतों का परिसर मैच नहीं कर रहा, सॉरी दो प्रांतों का परिसर मैच कर सकता है, एक ही प्रांत के कई परिसर नहीं है। यानी यहाँ पर 1 का एक ही परिसर है 2, 1 कहीं और आपको दिया ही नहीं है, यानी इसका कोई दूसरा परिसर भी नहीं है। लेकिन अब यही दूसरी कंडीशन हो 1,2, 1,3, 2,4। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर x का मान है 1, यहाँ भी x का मान है 1, जबकि यहाँ पर y का मान है 2 और यहाँ पर y का मान है 3। तो अब आप देख रहे हैं कि x के एक ही मान के लिए y के 2 मान आ रहे हैं, यानी x का एक ही मान है 1 और उसके लिए एक जगह पर y का मान 2 है, जबकि दूसरी जगह पर y का मान 3 है। तो अगर x के किसी एक मान के लिए y के एक से अधिक मान आ जाते हैं तो हमारा वो जो संबंध होता है वो फलन नहीं हो सकता, यानी हमारा जो नीचे वाला संबंध है ये फलन नहीं हो सकता, जबकि ऊपर वाला संबंध फलन हो सकता है। तो ये हो गए आपके वास्तविक फलन। अब इन पर आपको क्या करना है, अलजेब्रा को अप्लाई करना है। अलजेब्रा क्या होती है, बीजगणित होती है, आप जानते हैं। बीजगणित इसे क्यों कहते हैं, आपके फंक्शंस को हमने बीजगणित में क्यों रखा, अंकगणित में क्यों नहीं रखा, जबकि आपको 1 2 2 3 3 4 मिला, क्योंकि आप इसे fx और gx के रूप में क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। आप क्या लिखते हैं, फंक्शन ऑफ x, और फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या है कि हमने बीजगणित के फॉर्म में लिख दिया। जब बीजगणित का हमने पढ़ना उसे शुरू किया तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इसी तरह से पढ़ा x + 5 = y, इसी तरह से आपने पढ़ा था, यहीं से हमारी बीजगणित स्टार्ट हुई थी। तो जो रिलेशंस होती हैं वो इसी तरह से डिफाइन करी जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि y = क्या होता है, fx, और fx यानी फंक्शन ऑफ x कुछ भी हो सकता है। जैसे एक क्वेश्चन में हमने देखा था y का मान x में 5 जोड़ने पर आता था, कहीं पर y का मान x का स्क्वायर करने पर आता है। तो ये क्या है, एक तरह से बीज आ रहे हैं हमारे पास। बीज मतलब क्या है कि ऐसे मान आ रहे हैं जिनका मान बदलता रहता है। जैसे x का मान किसी क्वेश्चन में 2 हो सकता है, किसी में 5 भी हो सकता है, तो इनका मान बदलता है, इसी वजह से हम इसे बीजगणित में रखते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि वास्तविक फलनों का हम अलजेब्रा यानी कि बीजगणित सीख रहे हैं। अब क्या क्या हो सकता है इस बीजगणित में, आइए ये समझते हैं। सबसे पहले आप कोई भी गणित पढ़ रहे हो, सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है, आपको 1 2 3 4 सिखाया जाता है। जब नंबर्स आपको आ जाते हैं तो उसके बाद में आपको सबसे पहले क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं, संक्रियाएं, यानी जिन्हें आप कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। चाहे आप अलजेब्रा पढ़ें या फिर अर्थमेटिक यानी अंकगणित पढ़ें या बीजगणित। जब आपने बीजगणित पढ़ी थी तो समझ लीजिए सबसे पहले आपको बीजों को सिखाया गया होगा कि क्या होते हैं बीज, x y z a b c, ये सब बीज होते हैं। बीजीय व्यंजक इनसे बनाना सिखाया गया, y = x + 3, y = x² + 5, बीजीय व्यंजक बनाए। व्यंजक बनाने के बाद सबसे पहला काम क्या किया, आपने जोड़ना सीखा, फिर घटाना सीखा। यही चीज़ें आपको शुरुआत में सिखाई गई होंगी। 6th क्लास में आपको जोड़ना और घटाना सिखाया जाता है, 7th क्लास में आपको गुणा करना सिखाया जाता है, और 8th क्लास में आपको भाग करना भी सिखाया जाता है। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वास्तविक फलनों का योग सीखेंगे। वास्तविक फलनों का योग। अब वास्तव में इनमें आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, बस समझते जाना है, केवल इनको समझना है, और जहां अप्लाई करना होगा हम आराम से कर लेंगे। मान लीजिए आपका एक फलन है fx और अगला फलन है gx, और इन दोनों को आपको जोड़ना है। तो आप इन्हें किस तरह से जोड़ सकते हैं, ठीक है, इन्हें आप जोड़ करके इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, f + g और आखिरी में आपने लिख दिया x, या फिर f + g और यहां पर लिख दिया x। यानी आप क्या कर सकते हैं, किसी फलन को टोटली भी जोड़ सकते हैं, दो फलनों को आपस में जोड़ करके उसमें x से गुणा भी कर सकते हैं, और इसी तरह दोनों फलनों को अलग से भी आप जोड़ सकते हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है, आइए इसको समझ लें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है आपके पास 5x, अब ये भी x का एक फंक्शन हो गया। फंक्शन क्यों है, क्योंकि इसमें x में 5 से गुणा किया गया है। मैंने आपको बताया कि फंक्शन कब होते हैं, जब हम किसी बीज के साथ, यानी किसी भी जो हमारा अचर होता है, हमारा वेरिएंट जो होता है,
ठीक है। उस वेरिएंट के साथ, सॉरी वेरिएंट नहीं, वेरिएबल होता है, सॉरी, जो हमारा वेरिएबल होता है, चर हम उसे हिंदी में कहते हैं, हिंदी में चर कहते हैं क्योंकि उसका मान बदलता रहता है, और इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं क्योंकि उसका मान वैरी करता है। वैरी करना मतलब ऊपर नीचे जाता है। तो जो हमारा वेरिएबल होता है उसमें जब हम कुछ प्लस माइनस इनटू या डिवीजन करते हैं तब उसी को हम फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि फंक्शन का मतलब क्या होता है, कुछ काम करना। तो इस पर हमने क्या काम किया, इसमें 5 से गुणा किया। अगला एक फंक्शन है, अब ये मान लीजिए हमारा fx हो गया। fx की जगह हमने पहला फंक्शन ले लिया, क्या है 5x, और दूसरा फंक्शन हमने ले लिया 3x। अब इन दोनों को जोड़ा जाएगा। तो जोड़ने का क्या तरीका है, आप कैसे जोड़ेंगे इनको, आपके पास यहाँ पर 5x हैं, इनको बिल्कुल उस तरह समझ लीजिए कि x का मतलब पेंसिल है। एक तरफ आपके पास 5 पेंसिल है, दूसरी तरफ आपके पास 3 पेंसिल है। तो आप क्या करेंगे, पेंसिल प्लस पेंसिल नहीं लिखेंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 आएगा, और पीछे पेंसिल और लगा देंगे। यानी आपसे कोई कहे आपके पास 5 पेंसिल है, दूसरी तरफ आपकी बहन के पास 3 पेंसिल है, तो कुल मिलाकर दोनों के पास कितनी पेंसिल है। तो आप पेंसिल्स को पहले काउंट नहीं करेंगे, पेंसिल्स को आप किनारे रख देंगे, यानी किनारे रखेंगे नहीं, उसे बोलेंगे नहीं, और क्या करेंगे 5 और 3 को जोड़ेंगे 8 बन जाएगा, और पीछे कह देंगे 8 के पीछे पेंसिल हैं, इतना लगा देंगे। तो वही चीज ये की गई है। मान लीजिए x हमारी पेंसिल है, तो हम क्या करेंगे, इनको पहले नेग्लेक्ट कर देते हैं, x से हमें कोई मतलब नहीं, हम 5 में 3 को जोड़ते हैं, यानी फंक्शंस को जोड़ देते हैं। फंक्शन इस पर क्या हुआ था, 5 से इंटू हुआ था, इस पर फंक्शन क्या हुआ था, 3 से इंटू हुआ था। 5 और 3 को ऐड किया, 8 हो गया। अब पीछे जो हमारा था, चाहे x का मतलब किसी पेंसिल से हो, चाहे x का मतलब आम से हो, चाहे x का मतलब घर से हो, चाहे x का मतलब स्टूडेंट से हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम उसी को पीछे लिख देंगे एज इट इज। यानी हमें इससे कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, हमें केवल अपने फंक्शंस को काउंट करना है। अब इसी तरह क्या होता है, पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, जोड़ने के बाद आप हमेशा घटाना सीखते हैं। तो चलिए घटाते हैं फंक्शंस को। आपके पास एक फंक्शन है fx, उससे हमें दूसरे फंक्शन को घटाना है जो है gx। तो हम क्या करेंगे, केवल फंक्शन से फंक्शन को माइनस कर देंगे और लास्ट में x को एज इट इज लिख देंगे। अब इस स्थिति में भी अगर हम इसे 8 मान ले, यानी ये हमारा 8x है, फंक्शन ऑफ x क्या है 8x, और ये है हमारा 3x। तो दोनों में क्या होगा, हम x से x को माइनस करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम क्या करेंगे, एक में हमने फंक्शन क्या किया था, 8 से गुणा किया था, यानी फंक्शन क्या था 8 था। दूसरे में फंक्शन क्या था 3 था। 8 से 3 को माइनस करेंगे, माइनस करने पर हमें मिलेगा 5। तो हमने क्या किया, पहले वाले फंक्शन से दूसरे वाले फंक्शन, यानी केवल इस संख्या से इस संख्या को माइनस कर दिया और लास्ट में पीछे x लगा दिया। तो इसी तरह से हम फंक्शंस को घटाते हैं। अब इसके बाद में घटाने के बाद आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको घटाने के बाद अब अगला नंबर आता है गुणा का। लेकिन गुणा किससे, गुणा 2 तरह से होता है। पहले आप नॉर्मल वाला गुणा समझ लीजिए, तभी हम करते हैं इसको गुणा करना, यानी 2 फंक्शंस को गुणा कैसे किया जाएगा। आपका पहला फंक्शन है fx और दूसरा फंक्शन क्या है gx, अगला फंक्शन है gx, और दोनों को आपको गुणा करनी है। तो आप कैसे कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से x को नेग्लेक्ट करेंगे, यानी कि इसको पीछे लिख देंगे और केवल f और g को गुणा कर देंगे। यानी कि इसमें भी हम वही एग्जाम्पल अगर लें, यहाँ पर हमारे पास 5x है और इनटू में है 3x। तो अब हमको क्या करना है, अब हमें इससे मतलब नहीं है कि हमारा x क्या है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, क्योंकि अब यहाँ पर गुणे की बात है, तो यहाँ पर हम x को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन पहले हम गुणा किसका करेंगे, 5 और 3 का। पहले हम 5 और 3 का गुणा करेंगे, 15 होगा। लेकिन गुणे के मामले में हमें क्या करना है, पूरे इस 5x और 3x का गुणा करना है। तो 5 और 3 का हमने गुणा कर लिया, 15 हो गया। फिर x और x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो f और g का मल्टीप्लाई आ गया 15, जबकि x का जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो आया x स्क्वायर। अब ऐसा आप हमेशा देखते हैं कि ऐड करने पे क्या होता है, जैसे x में x ऐड करते हैं
तो x प्लस एक्स क्या होता है, एक तरफ x था एक, दूसरी तरफ एक और x था, दोनों जुड़ गए तो 2x बन गए, यानी कि x प्लस एक्स क्या होता है, 2x होता है। जबकि x इंटू एक्स जब हम करते हैं तो क्या हो जाता है, x स्क्वायर हो जाता है। यानी जब हम x में x जोड़ते हैं तो क्या होता है, जो इनके आगे लगा हुआ नंबर होता है वो जुड़ जाता है। अब आप देखते हैं कि x के आगे कोई नंबर तो लगा नहीं था, लेकिन जब भी जहां पर कोई नंबर नहीं होता वहां पर हम 1 मानते हैं। अब इस 1 में 1 जुड़ गया तो क्या हो गया 2, और पीछे x जुड़े तो ये x से कोई मतलब नहीं है, x को हम ऐसे ही नोट कर लेंगे। यानी 1 और 1 ऐड हुआ, एक x यहाँ था एक x यहाँ था, दोनों जुड़कर 2x बन गए। लेकिन अगर इन्हीं को हमें गुणा करना हो तो क्या होगा, 1 से 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 गुणा 1 तो 1 ही आता है। लेकिन अब क्या होगा, x का x से भी मल्टीप्लिकेशन होगा और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर। तो बिल्कुल जैसा हमारा नॉर्मल बीजगणित का मेथड होता है वही हमारा फंक्शन के लिए भी लगता है। आप देख रहे हैं कि फंक्शन में भी क्या हो रहा है, वैसे ही हो रहा है। पहले हम दोनों संख्याओं का गुणा कर लेते हैं और उसके बाद पीछे जो हमारे वेरिएबल लगे हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और स्क्वायर लिख देते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं इन दोनों को भाग करने की तरफ। अब हम क्या करेंगे, फंक्शंस का भाग सीखेंगे, इन्हें डिवाइड किस तरह से किया जाता है। इंग्लिश वाले जो हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा, पहले हमने ऐड किया है, फिर सब्सट्रैक्ट किया है, उसके बाद में मल्टीप्लाई किया है और अब हम इन्हें डिवाइड करने जा रहे हैं। जब हमारे पास दो फंक्शन होते हैं f(x) अपॉन g(x) और इन्हें हमें डिवाइड करना होता है तो हम क्या कर सकते हैं, f/g कर देते हैं और साथ में x लगा देते हैं। यानी हम क्या करते हैं, फंक्शंस को डिवाइड कर देते हैं और उसके साथ में x लगा देते हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे 5x अपॉन 3x करेंगे तो पहले क्या होगा, यहाँ पर हम कुछ और लेते हैं जो हमारा कैंसिल हो सकता हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 15x अपॉन 5x ले लिया तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि x से x भी कट सकता है तो x से x को डिवाइड कर लेंगे। मैंने आपको बताया जोड़ने और घटाने में हमें क्या करना होता है, केवल आगे लगे हुए नंबर्स को जोड़ना होता है या आगे लगे हुए नंबर्स को घटाना होता है। और x को हम एज इट इज उतार लेते हैं, ना उसे x स्क्वायर बनाते हैं ना 2x बनाते हैं, कुछ नहीं बदलते, x को x ही लिखा रहने देते हैं। लेकिन गुणा और भाग करने की स्थिति में क्या होता है, वहां पर अगर आप गुणा कर रहे हैं तो x और x गुणा होकर के x स्क्वायर बन जाएंगे और अगर आप भाग कर रहे हैं तो x से x कट भी सकता है। अब इस स्थिति में आपको ये नहीं करना है कि आपने 5 से 15 को भाग कर दिया, 3 आ गया और पीछे x लिख दिया, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ x से x भी कट सकता था। 5 से 15 तो कट गया, 5 से 15 3 बार में कट गया, वो ठीक है, लेकिन x से x भी कट सकता है और अगर पॉसिबल हो तो हम उसे काटेंगे ज़रूर, क्योंकि मैथ्स का ये रूल होता है कि जब आप x का मान निकालेंगे यहाँ पर मान रखेंगे तब भी वो कट जाएगा, तो उससे अच्छा आप उसे पहले ही काट दीजिए। तो डिवाइड हो रहा था तो डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई हो रहा था तो मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जब ऐड करना होता है या सब्सट्रैक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, आगे लगे हुए नंबर को ही जोड़ लेते हैं या आगे ही लगे हुए नंबर्स को घटा लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लास्ट हमारा एक टॉपिक बचा है, वास्तविक फलनों में अदिश से गुणन। अदिश से गुणन, ठीक है। वास्तविक फलनों में जब हम किसी अदिश से गुणा करते हैं तो क्या होता है। अब अदिश क्या होता है पहले वो समझिए। अदिश को हम वो समझ लेते हैं जिसका मान कभी नहीं बदलता। जैसे वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल्स का मान क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे x का एक क्वेश्चन में मान 2 आता है, अगले क्वेश्चन में 5 आता है, किसी क्वेश्चन में 500 भी आ सकता है। लेकिन कांस्टेंट जो होते हैं हमारे, जैसे कि 1 2 3 4 जो नंबर हैं, इनकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। 2 पेंसिल आप अमेरिका में लेने जाएंगे तब भी आपको गिनती में 2 ही मिलेंगी, इंडिया में लेंगे तब भी आपको 2 ही मिलेंगी, ब्रिटेन में लेंगे तब भी आपको 2 ही मिलेंगी, क्योंकि जो 2 नंबर है वो फिक्स है। हर देश का आदमी जानता है कि 2 का मतलब क्या होता है, 1 2, 2 चीजें, ठीक है। तो अगर हम किसी फलन में किसी अदिश से यानी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो कैसे होता है। जैसे हमारा फलन था f(x), अब इसमें मान लीजिए हमने एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया अल्फा।
अब अल्फ़ा को हमने मान लिया, अल्फ़ा की जगह आप 1 2 3 4 500 1000 कुछ भी रख सकते हैं। अल्फ़ा से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा का अपने फंक्शन से मल्टीप्लाई कर लेंगे और पीछे एक्स लिख देंगे। अब ऐसा कैसे हो सकता है, देखिए, जैसे अल्फ़ा की जगह हमने मान लिया कि हमें 5 से गुणा करना है, और गुणा किस में करना है, 15x में करना है, ठीक है। अब ये हमारा फंक्शन हो गया, x देख रहे हैं आप लगा हुआ है, और फंक्शन क्या है 15x, 15x फंक्शन है हमारा, x का फंक्शन है, और फंक्शन क्या किया गया है, इसमें 15 से गुणा किया गया है, और अल्फ़ा क्या है हमारा, अदिश है जिससे हमें इसे गुणा करना है। तो हम इसे कैसे गुणा कर सकते हैं, अल्फ़ा और f का गुणा करते हैं। अल्फ़ा क्या है 5, अल्फ़ा है 5, और आपने अपने इस फंक्शन में फंक्शन क्या अप्लाई किया था, 15 से मल्टीप्लाई किया था, और पीछे हम x को उसी तरह से नोट कर लेंगे। अब 15 का 5 से गुणा करने पर क्या आता है, 75 आता है, यानी 75, और पीछे x लगा देंगे। यानी जब भी किसी अदिश से किसी फलन में गुणा किया जाएगा तो हम क्या करेंगे, आदिश का गुणा अपने फंक्शन से कर लेंगे, यानी फंक्शन में जो भी नंबर दिया होगा नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हर जगह आप देख रहे हैं कि जहां भी आप कुछ भी सॉल्व करें वहां हर जगह नंबर्स का खेल है। जोड़ेंगे तो नंबर जोड़ेंगे, घटाएंगे तो नंबर घटेंगे, गुणा करेंगे तो नंबर्स का गुणा होगा, लेकिन साथ में x का भी गुणा हो जाएगा, क्योंकि x का भी मान आप नंबर में ही निकालते हैं। भले ही उसका मान बदलता रहता है, किसी क्वेश्चन में 2 किसी में 5 आता है, लेकिन उसका भी कोई ना कोई मान निकल सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसे ऐड करेंगे तो नहीं, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x का भी गुणा होगा और x स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह जब डिवाइड करते हैं तो नंबर्स आपस में डिवाइड हो जाते हैं और उसके साथ x भी x से कट जाता है। तो उसी तरीके जब हम किसी अदिश से गुणा करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि अदिश भी हमारा एक नंबर होगा और फंक्शन में जो हम f लेते हैं वो भी हमारा एक नंबर होगा, तो जो भी फंक्शन में नंबर्स होंगे उनका क्या होगा, इस अदिश के साथ में गुणा हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। इसमें हमें 2 छोटे छोटे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको पहला वाला क्वेश्चन जल्दी जल्दी से समझा देती हूँ। तो तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों चलिए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3 पर, जो है हमारी लास्ट एक्सरसाइज, और देखते हैं कि ये हमें क्या सॉल्व करने को बोल रही है। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें से आपको क्या बताना है, आपको 3 क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 3 पार्ट दिए हैं, उनमें आपको 3 संबंध दिए हैं। संबंध मतलब रिलेशन। आप देख रहे हैं कि क्या है, एक सेट है, यानी कि करली ब्रैकेट्स के अंदर x, y, x, y, x, y के फॉर्म में आपको चीज़ें लिखी हुई दी हैं। अब इन संबंधों में आपको बताना है कि ये फलन है या नहीं है। अगर है तो उसका परिसर भी बताना है, यानी उसकी रेंज बतानी है। रेंज आप जानते हैं किनसे बनती है, इमेजेस से बनती है, यानी जितनी इमेज हमारी, जितनी भी y वाले पोर्शन है, उनमें से उनको क्या करें, हम एक ब्रैकेट में बंद कर दें, उन्हें एक करली ब्रैकेट में और एक समुच्चय यानी एक सेट बना दें, तो वही हमारा क्या कहलाता है, रेंज या फिर परिसर कहलाता है। तो आप देखेंगे कि ये फलन है या नहीं है। आप देख रहे हैं कि इस पूरे क्वेश्चन में आपको x के बहुत से मान दिए हैं। x के क्या क्या मान है, 2 है, 5 है, 8, 11, 14 और 17। सबके लिए y का एक ही मान है, 1 1 1 1 1, हर जगह पर 1 है। लेकिन आप ये देखते हैं, अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपको क्वेश्चन जो है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, क्योंकि y का एक ही मान हर जगह पर दिया है। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे प्रांतों के लिए एक ही परिसर हो, यानी बहुत सारे x के मानों के लिए एक ही y का मान हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक x के लिए बहुत सारे y के मान हो। ठीक है, आप देख रहे हैं कि x के मान बहुत सारे हैं, 2 5 8 11 14 17 बहुत से हैं, और सबके लिए y का मान 1 है, फिर भी ये फलन है, यानी यह संबंध फलन है। अब क्यों है, क्योंकि प्रत्येक x के लिए y का मान अद्वितीय है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जैसे पहले x का मान क्या है, 2, अब 2 के लिए y का मान क्या है, 1,
पर पूरे और कहीं भी पूरे संबंध में आपको 2 और नहीं मिलेगा। यानी कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कहीं 2 लिखा है और 2 के पीछे यहाँ जैसे 1 लिखा है वहां पर 2 के पीछे 3 लिखा हो या 2 के पीछे 5 लिखा हो। यानी 2 के लिए क्या है, y का एक ही मान है 1, ठीक है। 2 के लिए आपका y का एक ही मान है 1। इसी तरह x यहाँ पर 5 है तो 5 के लिए y का एक ही मान है 1। अब कहीं और ऐसा नहीं 5 लिखा हुआ है कि 5 के पीछे 11 लिखा हुआ है, यानी कि 5 का एक y का मान 1 हो गया और अगला y का मान 11 हो गया, तो 2 हो गए y के मान। यानी कहीं भी y के मान डबल नहीं होने चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए, अद्वितीय होने चाहिए। अद्वितीय मतलब एक ही मान होना चाहिए। अब एक ही होने का मतलब ये नहीं है कि 2 के लिए भी 1 है, 5 के लिए भी 1 है, 8 के लिए भी 1 है, तो हर क्वेश्चन में ऐसा हो। ऐसा भी हो सकता है कि 2 के लिए 1 होता, 5 के लिए 2 होता, 8 के लिए 3 होता, लेकिन कहीं पे भी x के लिए दूसरा कोई y का मान ना हो तो हमारा जो संबंध होता है वो फलन होता है। अब इसमें परिसर अगर पूछा जाए आपसे कि परिसर क्या है, तो आप देख रहे हैं कि y का यहाँ पर एक ही मान है और वो क्या है 1। तो हम जानते हैं कि जो हमारा परिसर होता है वो किससे बनता है, y के मानों का समुच्चय होता है। और y के मानों का समुच्चय यहाँ पर एक ही बनेगा जिसमें मान क्या आएगा, 1 आएगा, यानी एक सिंगल एलिमेंट आएगा और वो एलिमेंट भी क्या होगा, 1 होगा, यानी कि 1 होगा, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में यानी पूरे संबंध में हमारे पास y का एक ही मान है। तो यही आपका आंसर हो गया और जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद में बच्चों फर्स्ट का जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो सेम टू सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही है, तो उसे आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रिलेशन में आपको x, y की 3 वैल्यूज दी हुई हैं, 1, 3, 1, 5 और 2, 5। अब यहाँ आपको x के कितने मान मिल रहे हैं, 2 मान। x का पहला मान है 1 जो कि इस वाले संबंध में भी है और इस वाले संबंध में भी है, और दूसरा मान क्या है, 2 है। और y के कितने मान हैं, y के यहाँ पर 2 मान हैं, एक है 3 और अगला है 5। लेकिन अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर x का मान है 1 और उसके लिए y का मान है 3, और यहाँ पर भी x का मान है 1 और जबकि उसके लिए y का मान क्या है, 5। यानी कि क्लैरिटी नहीं है, यानी कि y की वैल्यू सिंगल नहीं है। आप देख रहे हैं एक ही x के लिए y के 2 मान आ रहे हैं, इसी एक के लिए एक जगह 3 आ रहा है जबकि दूसरी जगह 5 आ रहा है। और अगर किसी क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन बनती है तो वो हमारा संबंध फलन नहीं होता है। यह संबंध फलन नहीं है, नहीं है, क्योंकि y का मान अद्वितीय नहीं है, y का मान अद्वितीय नहीं है। यानी एक ही x के लिए क्या हो रहा है, y के कई मान आ रहे हैं, और जब एक ही x के लिए y के कई मान आते हैं तो वो हमारा संबंध फलन नहीं होता है। तब हमें उसकी परिसर बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, या अगर आपको बताना हो तो आप क्या लिख सकते हैं, 3,5 लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपकी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अब अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि 5th नंबर क्वेश्चन आपको खुद भी आप लगा सकते हैं, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए। अगर नहीं होती है तो हम जल्दी से 2 क्लासेस ले लेंगे, जहां हमने इतना अच्छे से पढ़ा है तो फिर हम 2 क्लासेस के बारे में क्यों थोड़ी सी कोताही करें, अच्छे से समझेंगे। और तब तक के लिए आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और भाई बहनों को अपनी क्लासरूम से जोड़ लीजिए। उन्हें बताइए कि ये क्लासरूम आपको फ्री में क्लास 11th और 12th की मैथ्स प्रोवाइड कर रहा है, और उसके साथ अगस्त में मेरे पेपर हैं। उसके बाद में मेरी पूरी कोशिश है कि सितंबर से आपको क्लास 10th की क्लासेस भी मिलने लगे। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से, आप भी मेरी हेल्प कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए थैंक यू।